Yes, so very good morning all of you students. Today I am going to start the new chapter for class 9th which is linear equations in two variable. ठीक, सबने पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा होगा. एक बार छोटा सा हम बेसिक समझ लेते हैं, देन आफ्टर हम क्वेश्चंस पे आएंगे. तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था? लीनियर पॉलिनोमियल वो होता था जिसकी डिग्री मींस हाईएस्ट पावर कितनी होती थी? 1, है ना. यही हम सब पढ़ के आए हैं. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है वो हम जल्दी से समझ लेते हैं. जैसे लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती थी हमारी, है ना. तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती थी? जैसे ax प्लस बी इक्वल टू 0, ax प्लस बी. ठीक, ये कितने वेरिएबल में है? तो आंसर है ये एक वेरिएबल में है, x में. a और b तो कांस्टेंट वैल्यू है. अगर मान लो अब मुझे इसको दो वेरिएबल में बनाना है, ठीक है. अगर मुझे इसी लीनियर पॉलिनोमियल को सपोज करो दो वेरिएबल में बनाना है तो मैं इसको कैसे लिखूँगा? सोचो. तो आंसर है हम इसको ऐसे लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी. ठीक है, ये पॉलिनोमियल है. अब अगर मैं इसके आगे इक्वल टू 0 कर दूं, मतलब एक इक्वल टू का साइन लगा दूं, देन दिस पॉलिनोमियल चेंज टू इक्वेशन. ठीक है ना, तब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगा. बात समझ में आई? तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की जो जनरल फॉर्म होती है प्यारे बच्चों, वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट वैल्यू. जहाँ पर ए बी सी होती हैं वो कॉन्स्टेंट वैल्यू होती हैं, कुछ भी हो सकती हैं. ठीक है, ए बी सी आर रियल नंबर्स कह सकते हो, कांस्टेंट वैल्यू कह सकते हो. और सबसे बड़ी बात ध्यान में रखने वाली कि एक समय पे या तो ए की वैल्यू 0 होगी या फिर बी की वैल्यू 0 होगी. क्योंकि अगर ए और बी की वैल्यू दोनों एक समय पे 0 हो गए, इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे सिर्फ सी बचेगा, जिसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल में सबने अच्छे अच्छे टाइप्स पढ़े हुए हैं. मैंने लिखा हुआ है कि ए एंड बी बोथ आर नॉट इक्वल टू 0 एट सेम टाइम, है ना. एक समय पे एक वैल्यू 0 होनी चाहिए. फिर सबको बात क्लियर है? आप सोच रहे होंगे कि कैसे, हमारे दिमाग में कुछ पिक्चर नहीं बन रही है. जैसे मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं पहली बार में a इक्वल टू 0 कर दूँ तो मैं इसको 0x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ. हाँ सर, लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं. ऐसे ही सेम b के लिए हो जाएगा. ठीक है, ये बात ध्यान में रखने वाली है. क्योंकि अगर दोनों एक साथ 0 रख दोगे तो कांस्टेंट वैल्यू, सॉरी, खाली हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही बचेगा, है ना. तो ये कुछ जनरल टर्म्स थे हमारी लीनियर इक्वेशंस के, और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे हम कंसेप्ट को अपने समझते हुए चलेंगे. ठीक है, तो आइए देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, विच इक्वेशन सेटिस्फाई द डेटा गिवन इन द टेबल. इसमें से कौन सी इक्वेशन इस टेबल में जो डेटा दे रखा है उसको सेटिस्फाई कर रही है. तो देखो, यहाँ हमारे पास 4 लीनियर इक्वेशंस गिवन है एक 2 वेरिएबल में. ठीक है, तो पहली में ट्राई करते हैं. अगर मैं पहली में ट्राई करूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखूँ. इसका सबसे शॉर्ट तरीका क्या है मालूम है? सबसे शॉर्ट ट्रिक है कि शुरू की एक दो वैल्यू रख के देख लो, चारों इक्वेशंस में अगर मैच कर जाती हैं, इसका मतलब हमारी वही इक्वेशन हमारा आंसर होगा, है ना. तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पहले -1 रखूँ, तो यहाँ पे x की जगह मैं -1 रखूँगा तो ये -1 -2 -3 हो जाएगी. चलो, इसका मतलब एक वैल्यू मैच कर रही है. आगे देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू -2 हो जाएगी. तो ये तो गलत हो गई इक्वेशन. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं b इक्वेशन में ट्राई करूँ, अगर मैं x की जगह -1 रखूँ तो 2 इंटू -1 -1, सॉरी 2 इंटू -1 -2 एंड -2 -1 -3.
तो एक, चलो एक तो ये वैल्यू मैच कर रही है। दूसरी देखते हैं, अगर मैं x इक्वल टू 0 रखता हूँ, x इक्वल टू 0 रखी तो y इक्वल टू -1 आ गई, ठीक है ना। अगर मैं x इक्वल टू 1 रखता हूँ तो y इक्वल टू 1। तो ये सारे डेटा को फॉलो, ये सारे डेटा को ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। इसीलिए मेरा आंसर ये हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ तो समझा दूँ कि इस b इक्वेशन में क्या हो रहा है, जब हम x की जगह पहले -1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमारे पास -3 आ रही है। फिर से जब हम x की जगह 0 रख रहे हैं तो y की जगह हमें -1 मिल रहा है। फिर से जब हम x की जगह 1 रख रहे हैं तो हमें y की जगह 1 मिल रहा है। एंड जब हम x की जगह 2 रख रहे हैं तो y की जगह हमें 3 मिल रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है? तो आप कहोगे सर ये जो हैं ये इस इक्वेशन के क्या हैं, सॉल्यूशंस हैं। क्या हैं? सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को प्रॉपरली सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। बात सबको समझ में आई यहाँ तक? आगे चलते हैं। अगला है द ग्राफ ऑफ इस इक्वेशन का इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, अब इसका जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन से होंगे, वो किस किस कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा। देखो मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है, मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको, x इक्वल टू 6 - y सर लिख सकते हैं। अब एक बार y की जगह 0 रखो, जब आप y की जगह 0 रखोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 6। एक बार तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट पर, ठीक है। तो x को 6,0 एक ही हो सकता है, ठीक है। अब यहीं से अगर मान लो आप y के टर्म में इस इक्वेशन को बनाओ, कैसे? इस तरीके से y इक्वल टू 6 - x, है ना। तो जब आप x की जगह 0 रखोगे तो आपको y की वैल्यू 6 मिलेगी, मिल सकती है, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ a एंड b, ठीक है। 2,3 हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप x की जगह यहाँ पे अगर 2 रखोगे भी तो y की जगह आपको 5 वैल्यू मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी, है ना। तो कंडीशन ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो इसका आंसर हमारा हो गया बोथ a एंड b। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हाउ मैनी लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y कैन बी सेटिस्फाइड बाय x एंड x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 7। मतलब अगर हमारे पास एक इक्वेशन के ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो उससे कितनी इक्वेशन बन सकती हैं? तो आंसर है इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशन बन सकती हैं बेटा, इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशन। क्योंकि बेटे एक बात है जो कि ध्यान में रखने वाली है कि एक लीनियर इक्वेशंस के, लीनियर equations in two variable have infinitely many solutions। कि कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है बेटा तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं सॉल्यूशन, आप कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो उसके। तो एक बात बताओ, अगर कितने भी सॉल्यूशन होंगे तो उसकी कैसी कैसी अलग अलग इक्वेशन बन सकती हैं, बहुत तरीके की इक्वेशन बन सकती हैं, है ना। तो इसीलिए इस पॉइंट के लिए ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इस कोऑर्डिनेट्स के लिए इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन कितनी बन सकती हैं, इनफाइनाइटली। एक बार बना के देख लेते हैं। जैसे आप इसको बनाओ, अगर एक जैसे मैं बनाऊँ तो x + y = 12 बन गई, है ना।
एक बन जाएगी 2x + y = 17। आप यहाँ पे x की जगह 5 और y की जगह 7 रखोगे तो 12 मिलेगा। जब आप यहाँ पे x की जगह 5 और y की जगह 7 रखोगे देन सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 17। इसी तरीके से काफ़ी इक्वेशंस बन सकती हैं, इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस बन सकती हैं, है ना। क्लियर हुई है बात कि एक लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, है ना। और अगर हमें कोई एक कोऑर्डिनेट गिवन है तो उस कोऑर्डिनेट के बेसिस पर कितनी लीनियर इक्वेशंस बन सकती हैं? इनफाइनाइटली। ये हमने बना के सीखा, ठीक है। इसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस इज अ लाइन विच मीट द वाई एक्सिस एट पॉइंट कहाँ पर? अच्छा देखो, ये एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। एक बात सब जानते हैं क्या कि कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस को कट करती हुई निकलेगी, कोई भी लाइन अगर मान लो वाई एक्सिस को कट करती हुई निकल रही है, सपोज करो यहाँ पर, तो उस कंडीशन में एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 होगी सर। सिमिलरली जब कोई लाइन जैसे मान लो यही लाइन है, अगर मैं यही लाइन को एक्स एक्सिस पे और काट दूँ तो उस कंडीशन में वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और एक्स एक्सिस के एक्स के कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबने अच्छे से पढ़ा है। तो एक बात और कि डायरेक्ट इस चैप्टर पे मत आना बेटा, पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझना, उसके बाद आप इस चैप्टर पे छलांग मारना। अगर डायरेक्ट इस पे आओगे तो खिचड़ी पक जाएगी बेटा, है ना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है और एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है ना। तो अगर कोई लाइन, अब इसमें कह रहा है कोई लाइन मीट कर रही है वाई एक्सिस को, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 होगी, है ना। जैसे हमारे पास 4th नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन गिवन है 4x + y = 12। अगर ये लाइन वाई एक्सिस को मीट कर रही है तो उस कंडीशन में x की वैल्यू 0 होगी। रख के देख लो, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू मुझे मिलती है 12, ठीक है ना। किसी पॉइंट पर मीट कर रही है कोई, मतलब कोई पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ ये रहा। बात समझ में आई? अगर बेटा ये वाली लाइन, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस पर मीट कर रही होती, मतलब अगर ये लाइन मान लो एक्स एक्सिस को मीट कर रही होती यहाँ पर, यहाँ पे नहीं कर रही होती, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता? उस कंडीशन में ये होता यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता। आप यहाँ पे अगर यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता। अगर आप यहाँ पे y = 0 रखते तो आपको x की वैल्यू मिलती, यहाँ पे हो जाता 4x = 12, देन आपको x की वैल्यू मिलती 3। तो आपको कोऑर्डिनेट्स मिलते 3, 0। बात सबको समझ में आई? एक बात में एक हमारी बात और नई रिवाइज हो गई कि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। अब अगर सब जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ पर जाएं और एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से समझें। हर चीज़ मैंने कंसेप्ट, मतलब हर चीज़ मैंने एकदम डीप बताया है, तो आपके कंसेप्ट आई होप क्लियर हो सकते हैं वहाँ से, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि इन द गिवन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अच्छा ऊपर वाले में यहाँ बन रहा है ये, इन द गिवन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द शेडेड रीजन इज बाउंडेड बाय 2 स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द बाउंड्री लाइन। कहने का मतलब है ऊपर वाले डायग्राम में हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है शेड किया हुआ, ठीक है ना, जो कि किससे बाउंडेड है? 2 लाइन सेगमेंट से, 2 स्ट्रेट लाइन से, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द
बाउंड्री लाइन, हमें ये बताना है कि इस लाइन के लिए, ये वाली जो लाइन जा रही है ना, ये वाली एक और एक ये दो, इस लाइन के लिए इन चारों में से कौन सी इक्वेशन नहीं है, कौन सी इक्वेशन नहीं है। तो देखो एक बात बड़े इसमें मुझे साफ साफ दिख रही है, अगर ये लाइन, जैसे इस लाइन का मैं नाम दूँ, कुछ भी हो सकता है, अगर ये लाइन x एक्सिस पर y एक्सिस पर कट कर रही है तो उस कंडीशन में x एक्सिस की वैल्यू 0 है और y का कोऑर्डिनेट 1 है। ठीक है, ठीक है। और अगर ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कट कर रही है तो उस कंडीशन में y कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉइंट के वो 1,0 होंगे। तो आप कहोगे सर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, अगर हम फाइंड करना चाहें तो आंसर है 2,0, क्योंकि ये लाइन x एक्सिस को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या ये इक्वेशन हो सकती है। आप कहोगे क्या सर ये लीनियर इक्वेशन है, हाँ है, ये लीनियर इक्वेशन है, x इक्वल टू 0। तो अगर आप देखो, अगर मैं इसको 2 वेरिएबल में बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, तो आंसर है सर ये बन सकती है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, x प्लस 0y इक्वल टू 0, है ना। तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया, है ना। ठीक है, खैर ये हमने पता करा कि अगर ऐसे हमें कोई दे रखा हो तो हम 2 वेरिएबल में कैसे बना सकते हैं। ओके, तो एक्स हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, कौन सी इक्वेशन नहीं है। तो ये अगर इक्वेशन है, क्या ये इक्वेशन हो सकती है, तो आंसर है यस, ये हो सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो x कोऑर्डिनेट तो 0 है ना, इस लाइन, जब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस शेडेड पोर्शन के लिए, ये जो शेडेड पोर्शन है इसके 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4, है ना। तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूँ मैं तो 0,1 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 0 आ रही है, हाँ ये है, ठीक है ना। x इक्वल टू 1, तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू 1 है, तो आंसर, तो x की वैल्यू 1 है। ठीक है, इसको देख लेते हैं ज़रा। देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये तो ऑरिजिन है, ऑरिजिन के तो 0,0 होते हैं, है ना। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, अगर मान लो आप यहाँ पे x की जगह 0 रखते हो, है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिख के बताऊँ, अगर हमें x प्लस 2y इक्वल टू 2 दे रखा है, हमें ये पता करना है क्या ये इस शेडेड पोर्शन की इक्वेशन है कि नहीं है। तो इसके तो कोऑर्डिनेट थे 0,1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ये ओरिजिन है, ये 0,0 हो गया और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 1,0, है ना। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे x की जगह 0 रखता हूँ तो मुझे 2y इक्वल टू 2, y की वैल्यू 1 मिल गई, ठीक है, 0,1। ओके, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 रखता हूँ तो इधर 1, अगर मैं इसको x के फॉर्म में लूँ मैं, तो ये 2y इक्वल टू 2 माइनस x इसको मैं कह सकता हूँ, हाँ कह सकता हूँ मैं। अगर मैं x की जगह 1 रखूँ तो 2y इक्वल टू 2 माइनस 1, 2y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, तो 1,1/2, है ना। तो अगर ये कोऑर्डिनेट जो है वो किस पॉइंट के आए हैं, इस पॉइंट के, हाँ तो आंसर है हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ से ये x की जगह 0 है, y की वैल्यू 1 है, ठीक है, 0 1 के बीच में पॉइंट आ रहा है तो ये 1,1/2 ही होगा। यहाँ पे y की वैल्यू होगी जो वो 1/2 होगी और x पे हम कितना चले, 1 चले, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन को। तो एक बात बताओ, जब ये तीनों सेटिस्फाई कर रही हैं, बची ये तो करेगी नहीं, आप करके देख लो। अगर आप x की जगह 0 रखोगे तो y की जगह 0 मिलेगा, अगर आप x की जगह 1 रखोगे तो y की जगह आपको 1 मिलेगा, है ना।
तो इसीलिए ये इसका एक करेक्ट आंसर होगा कि ये इक्वेशन इस शेडेड पोर्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। ये एक अच्छा वाला क्वेश्चन था, इससे हमारे मोस्टली डाउट्स क्लियर हो गए बेटा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये तो एक जनरल फॉर्म बन गई। जनरल फॉर्म गिवन है हमें लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। डज नॉट रिप्रेजेंट एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, एक इक्वेशन की लाइन को रिप्रेजेंट कब नहीं करेगा ये, जब ए और बी और दोनों आपस में एक साथ ज़ीरो हो गए तो नहीं करेगा। तो देखो इसमें कहाँ पे दे रखा है, ए इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो। एक समय पे ए जीरो हो रहा है, सी तो जीरो हो सकता है, सी की कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कांस्टेंट वैल्यू जीरो भी हो सकती है ना। लेकिन बी इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये अपने हिसाब से सही है, ये हमारे हिसाब से सही है कि हाँ भाई एक समय पे वेरिएबल का एक कोफिशिएंट ज़ीरो हो रहा है। इसमें देखते हैं, इसमें भी बी एक बार में ज़ीरो हो रहा है, सी तो ज़ीरो हो सकता है, ए ज़ीरो नहीं है, तो चलो ये भी इनके हिसाब से गलत है लेकिन हमारे हिसाब से सही है। सी क्या कह रहा है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू ज़ीरो, मतलब दोनों एक साथ ज़ीरो हो जाएं, तो आंसर ये गलत हो गया। ये अब हमारे हिसाब से गलत है, इनके हिसाब से सही है, क्योंकि इसमें बताने की कौन सा रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। तो आंसर है ये कंडीशन इस लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, क्योंकि आप ए और बी एक साथ ज़ीरो रख दो तो आपको सी की वैल्यू ज़ीरो मिल जाएगी, जो कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाता है। ठीक है ना। अब ये जो सब मैं बोल रहा हूँ ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ये आपने पॉलिनोमियल चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। देन उसके बाद आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आए होंगे, तब आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, ओके। 7th क्वेश्चन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, उसकी इक्वेशन क्या बनती है, उसकी इक्वेशन क्या बनती है। देखो वैसे उसकी इक्वेशन x इक्वल टू ए होती है, लेकिन कैसे समझते हैं। जैसे मान लो ये मैंने एक कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ करा, ये ओरिजिन, ये हमारी वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ठीक इसी के पैरेलल है, तो डेफिनेटली ये लाइन एक्स एक्सिस को ही इंटरसेक्ट करेगी। इधर भी कर सकती है, आप कहोगे सर इधर नहीं कर सकती, यहाँ से इधर भी कर सकती है। यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, यहाँ पे ऐसे 1 2 3 ये 4 हो गया, और जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 ये 4 हो गया, -4 -3 -2 -1। जैसे कोई लाइन है ये ए बी, ये लाइन है सी डी। ठीक है ना। तो एक बात बताओ, ये लाइन इस वाई एक्सिस के पैरेलल है, और ये वाली लाइन इस वाई एक्सिस के पैरेलल है, और ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है किसी पॉइंट पर, जैसे -4 पॉइंट पर, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -4, 0। और अगर ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है 4 पर, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4, 0। इसका मतलब ये है कि हम ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर चले। यहाँ पे तो हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं, इधर 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 इधर, लेकिन जनरल फॉर्म क्या होगी, तो आप कहोगे कि सर हम ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर ए चले, ए कुछ भी हो सकता है, शुड बी 1 2 3 4, है ना। ऐसे ही सिमिलरली हम नेगेटिव एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू हम -a चले, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, -3 हो सकता है, -2 हो सकता है ना। तो जब कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, तो उसकी जो जनरल इक्वेशन बनती है वो बनती है x इक्वल टू या तो a एंड या तो x इक्वल टू -a, और हम कह सकते हैं इन शॉर्ट x इक्वल टू +-a। बात समझ में आई। तो आप कहोगे अगर कोई लाइन सर x एक्सिस के पैरेलल होगी, तो उस कंडीशन में y इक्वल टू a होगा, या तो y इक्वल टू -a होगा, और y इक्वल टू +-a होगा, सिमिलरली इसी की तरह। तो यहाँ पे हमें y एक्सिस के पैरेलल पूछा गया, तो यहाँ पे मुझे x इक्वल टू a एक ही दिख रहा है, एक ही दिख रहा है। समझ में आई। ये एक अच्छा वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना।
और अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस कंडीशन में y की जो वैल्यू होगी या तो a होगी या माइनस a होगी, या फिर दोनों को अगर मैं मिला दूँ तो प्लस माइनस a होगी। अगर कहीं पे ऐसे दे रखा हो तो वो भी सही है। ठीक है, चलें आगे अच्छे से। अगर किसी को और ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो वो मुझसे पूछ सकता है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर मेंशन कर रखा है। ठीक है, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। देखो आ गया सॉल्यूशन वाली बात। अगर ये कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, डेट मीन्स ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को फुली सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से हम k की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। एक छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया ये, जैसे 8th कैसे होगा वो हम समझ रहे हैं। बस हमें क्वेश्चन करना ही सब कुछ नहीं है, हमें ये समझना है कि क्वेश्चन हो कैसे रहा है ना। कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -3, 2। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है हमारे पास -3 और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। ठीक, तो रख दो इस इक्वेशन में और आंसर आ जाएगा बड़े आसानी से। देखो x की जगह जब मैं यहाँ पे 3 रखूँगा तो 5 × -3 -15, और जब मैंने y की जगह 2 रखा तो 3 × 2 6, 6k = 3, -15 हम यहाँ ले आए तो विच इज़ इक्वल टू 6k = 18, एंड k की वैल्यू हो गई हमारी 3। ऐसे हो गई कि 6 हमारा डिवाइड में चला गया। ठीक, तो k = 3 हो गई। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है हमें, इस ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है वाली बात, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, विच मीन्स ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को फुली सेटिस्फाई करेंगे, है ना। अच्छा ये बताओ, एक लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। अभी लिखवाया मैंने, तो एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। और अगर कोई सॉल्यूशन हमें, कोई अगर कोऑर्डिनेट हमें गिवन है ना, तो उसके बेसिस पर कितनी लीनियर इक्वेशंस बन सकती हैं, तो इनफाइनाइट मैनी इक्वेशंस बन सकती हैं, इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 9th। इफ़ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट P and Q, then the hypotenuse of right angle triangle POQ of length। ओके, क्या मतलब है इसका, इन शॉर्ट हमें समझ लेते हैं। जैसे मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया, ये एक लाइन है ना। इस लाइन के हम कुछ पॉइंट्स निकालेंगे, कुछ कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम, और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये मान लो y एक्सिस को P पॉइंट पर कट कर रहे हैं और x एक्सिस को Q पॉइंट पर कट कर रहे हैं। ओके, तो जब मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो यहाँ से आप देखो मेरे लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये POQ। मुझे इसमें बताना है हाइपोटेन्यूज क्या होगा। हाइपोटेन्यूज मतलब राइट एंगल के ठीक अपोजिट वाली साइड, मीन्स PQ की लेंथ पूछ रहा है ये इसमें, है ना। तो पहले तो इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं भाई, क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। मेरे पास ये इक्वेशन गिवन थी, मैंने यहाँ से इसको x के टर्म में लिख लिया। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखूँगा। y की मैंने 0 रखी तो x की मुझे क्या मिल जाएगी, देखो ध्यान से, 3x = 15, तो x की वैल्यू मिल गई मुझे 5। चलो ठीक है, एक कोऑर्डिनेट मुझे ये मिला, कौन सा, 5, 0। ठीक है, बात सबको समझ में आई। फिर से अगर मैं इसी इक्वेशन को y के टर्म में लिखना चाहूँ तो, क्योंकि ये वाली लाइन जो है वो y एक्सिस को भी तो कट कर रही है, तो मुझे y के भी कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो ठीक है, मैं इसको y के टर्म में लिख रहा हूँ, 5y = 15 - 3x। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की मुझे क्या मिल जाएगी, 15 हो जाएगी, y 0 हो गई, y की वैल्यू मिल गई मुझे 3, तो कोऑर्डिनेट मिल गई मुझे 0, 3। ठीक है, अब मैं इसको कार्टेशियन प्लेन में बना रहा हूँ और फिर देखते हैं कि क्या पिक्चर बन के आती है। ये ओरिजिन,
अब मुझे x पर बनाने 1 2 3 4 5 और y पर 1 2 3, ठीक है। 3 2 1 1 2 3 4 5, ये पॉइंट है 5,0 और ये है 3 to 0,3। अब मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया पी ओ। मान लो ये पॉइंट है क्यू जिसके कोऑर्डिनेट हैं 5,0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं प्यारे बच्चों? 0,3, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पी ओ क्यू में ओ क्यू की डिस्टेंस क्या है? तो आंसर है सर ओ क्यू की जो डिस्टेंस है वो है 5, क्योंकि हम यहाँ से 5 चले हैं 1 2 3 4 5। सिमिलरली ओ पी की क्या डिस्टेंस है? तो आंसर है 3। अब यहाँ से हम पाइथागोरस लगा के, जो हमने क्लास 7th में अच्छे से पढ़ी है, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो पी ओ स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। पी ओ की वैल्यू क्या है? 3 का स्क्वायर, ओ क्यू की वैल्यू है 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू की हमें वैल्यू निकालनी है ना, तो 9 + 25 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, ये होगी 34 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, √34। नंबर सिस्टम में अच्छे से सीखा हुआ सबने। तो इस लाइन की, इस हाइपोटेन्यूज की मुझे वैल्यू मिल गई √34 यूनिट्स, है ना। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? तो इस तरीके से मैंने ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करी है और इसी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन हमें मिल सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट 0,-4 लाई ऑन द लाइन। अच्छा, ये पॉइंट किस लाइन पर लाई करेंगे? अगर ये पॉइंट किसी न किसी लाइन के सॉल्यूशन होंगे तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले में देखते हैं, अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो y की जगह मुझे क्या मिलेगा? -2। सॉल्व करने के बाद सब कर सकते हैं आराम से, मेरे साथ साथ करेंगे। अगर मैं x की जगह 0 रख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे y की जगह मिल जाएगा -2 आफ्टर सॉल्विंग, है ना। सिमिलरली अब c में वो देख लेते हैं, ऐसे चल रहे हैं। जब मैं x की जगह 0 रख रहा हूँ तो y की जगह मुझे -4, या यही मिल गया। चलो, इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके से देखो, यही सॉल्यूशन होता है। ये इसका हम ये कहेंगे कि ये जो है इस इक्वेशन का क्या है? एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक हमने 10 क्वेश्चंस करे हैं, सबको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके। इस पार्ट में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 13 तक ही रखेंगे, देन नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, ओके। अगला क्या कह रहा है ये? द इक्वेशन y = 5 इन 2 वेरिएबल। ओहो, वेरी टफ क्वेश्चन। देखो, y = 5 एक इक्वेशन गिवन है हमें, ये कितने वेरिएबल में है? तो आंसर है सर ये 1 वेरिएबल में है, लीनियर है, क्योंकि y की डिग्री 1 है। अब इसको हमें 2 वेरिएबल में बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा? अब आप कहोगे सर जनरल इक्वेशन तो ये होती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की होती है, तो यहाँ पे x का तो टर्म है ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे x की जगह 0 मान सकता हूँ? हाँ सर, मान सकते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0x + 1y = 5। सॉल्व करने के बाद तो y = 5 ही आना है, देख लो, आना है। तो कहीं पे दिख रही है मुझे? हाँ दिख रही है, ये रही, 0x + 1y = 5। अगर मान लो ऐसे दे रखा होता x = 3 और हमें इसको 2 वेरिएबल में बनाना है, तो कैसे बनाते? तो आंसर है, हम बनाते 1x, 1 × 2x करोगे तो x ही आना है ना, + 0y = 3, ठीक है। 2 वेरिएबल में बन गई। सॉल्व करने के बाद हमें x = 3 मिलता। क्लियर?
अगला, द पॉइंट्स ए कॉमा माइनस ए ऑलवेज लाई ऑन। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये किसी ना किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। किस इक्वेशन को करेंगे देखते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू ए रखता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में मैंने x इक्वल टू ए रखा तो a प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y की जगह मुझे क्या मिलेगा, माइनस ए। तो इसका मतलब जो इसके इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो a कॉमा माइनस ए हो गए। यही आंसर आ गया, यही आंसर हो गया मेरा, और मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करने मत बैठ जाना एग्ज़ाम में कि चलो और मैं एक्सपेरिमेंट करते हैं, टाइम निकल जाएगा। यही ट्रिक्स होती हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। जहाँ आपको आंसर दिखा चलो तुरंत सेटिस्फाई कर गई, ये पॉइंट्स इस लाइन को सेटिस्फाई कर गया, चलो। आप कहोगे सर एक बार ट्राई करवा दो, इसमें ट्राई कर लो। अगर आप इसमें x की जगह a रख रहे हो, अगर आप इसमें x की जगह a रख रहे हो तो ये a माइनस वाई इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो y की जगह हमें क्या हो गया, y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, अगर y को मैं इधर ले जाऊँ तो a इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू हमें a मिल गई। तो जिसके कोऑर्डिनेट्स जो आए वो आए a कॉमा ए, सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, छुट्टी। ये दोनों तो होंगे ही नहीं। ठीक है बेटे, चलें आगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बेसिक क्लियर हो रहा है हमारा अच्छे से। अगला, इफ़ एंगल ए प्लस एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सब जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम जिनका सम 90 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 90 डिग्री होता है, वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। याद आ गया? इसको हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं, ये हम लाइन्स एंड एंगल्स में समझेंगे। खैर, अब अगर मान लो एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 90 डिग्री है एंड एंगल ए की वैल्यू अगर x है, सपोज करो एंगल ए की वैल्यू x है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन विच इक्वेशन कैन बी यूज टू फाइंड एंगल b विच इज़ डिनोटेड बाय y। तो आप यहाँ से एंगल b की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, x को हम यहाँ ले आएंगे तो 90 माइनस एक्स हो गया। अब एंगल b को इन्होंने y का नाम दे दिया तो y रख दो एंगल b की जगह, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स। कहीं पे दिख रहा है बताना जरा, 90 माइनस एक्स, ये रहा, ये हमारा आंसर हो गया। अगर यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स होता तो हो सकता है 180 माइनस एक्स होता। क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, ध्यान रखना, सप्लीमेंट्री एंगल्स आ सकता है यहाँ पे, और x की वैल्यू पूछ सकता है, y की वैल्यू पूछ सकता है। तो इसी कंसेप्ट से हम कोई भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटे, तो ये थे एक वेरी इंटरेस्टिंग वाले क्वेश्चंस। ये कुछ हमारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने वाले हैं, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक करे हैं। अच्छा लगा, बेसिक क्लियर हो गया हमारा अच्छे से। और इसके बावजूद भी अगर किसी को डाउट हो तो वो मुझसे फ़ोन करके पूछ सकता है, मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा अपने पार्ट 2 में।